नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इग्नू के कोर्स BEGC 1110 ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको लिटरेचर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल कहानी की तरह समझाऊंगा। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 4 सब कुछ कवर करेंगे। चलिए फटाफट से हमारे ब्लॉक 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है चार्ल्स डिकन का फेमस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज। सबसे पहले समझते हैं उस दौर को जिसमें ये लिटरेचर लिखा गया था, यानी 19th सेंचुरी को। हम बात कर रहे हैं विक्टोरियन एज की, जो कि 1830 से लेकर 1900 तक चला था, जब ग्रेट ब्रिटेन पर क्वीन विक्टोरिया का राज था। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। ये एरा बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ था। एक तरफ तो कॉमर्स और इंडस्ट्री में जबरदस्त प्रोग्रेस थी, देश रिच हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इस इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की वजह से अर्बन वर्कर्स के बीच पॉवर्टी, अगलीनेस और इनजस्टिस भी फैल रहा था। इस टाइम पर चार्ल्स डार्विन की बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि 1859 में आई थी, उसने क्रिश्चियनिटी के फाउंडेशंस को हिलाकर रख दिया और लोगों में एक स्पिरिचुअल क्राइसिस पैदा कर दी। सोसाइटी के सोशल डिवाइड को ही विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है, जिसमें प्रोग्रेस और पॉवर्टी दोनों एक साथ चल रहे थे। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, इसलिए इस बैकग्राउंड को आपको अपने आंसर्स में जरूर से मेंशन करना चाहिए। अब आते हैं हमारे ऑथर चार्ल्स डिकन्स पर। डिकन का बर्थ 1812 में इंग्लैंड में हुआ था। बचपन में उनके फादर्स को डेप्टर्स प्रिजन, यानी कर्जदारों की जेल में भेज दिया गया था, जिसकी वजह से 11 साल की उम्र में डिकेंस को ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ा। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा उनके माइंड में एक डीप स्कार छोड़ गया। यही वजह है कि उनके नॉवेल्स में वर्किंग क्लास के लिए डीप सिंपैथी और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हमेशा देखने को मिलता है। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कूपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो कि 1859 में पब्लिश हुआ था। अ टेल ऑफ टू सिटीज दो सिटीज के बीच में सेट है, लंदन और पेरिस। ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है जिसका बैकग्राउंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन है। नॉवल की शुरुआत एक बहुत ही फेमस और पावरफुल पैराग्राफ से होती है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, तो इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए कि अ टेल ऑफ टू सिटीज में चार्ल्स डिकन्स ने इस लाइन को लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इस ओपनिंग लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये लाइन उस रिवोल्यूशनरी पीरियड की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है कि कैसे एक ही वक्त वाइज भी था और फुलिश भी, आइडियलिस्टिक भी था और डिस्ट्रक्टिव भी था। चलिए अब सीधे इस नॉवल की स्टोरी में डीप डाइव करते हैं। इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कहानी शुरू होती है एक इंग्लिश बैंकर मिस्टर जार्विस लॉरी और एक यंग लड़की लूसी मैनेट की डेंजरस पेरिस जर्नी से। लूसी अपने फादर डॉक्टर एडवर्ड मैनेट से मिलने जा रही है, जिन्हें 18 साल बाद बस्तील नाम की भयानक जेल से आजाद किया गया है। जेल के ट्रॉमा की वजह से डॉक्टर मैनेट की मेंटल स्टेट ऐसी हो गई है कि वो ऑब्सेसिवली जूते बनाने, यानी शू मेकिंग करते रहते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी शांति मिल सके। बेसिकली वो जेल के अंदर शू मेकिंग करते थे। जेल में हर एक कैदी से कुछ काम करवाया जाता है ना, वैसे ही। तो वो 18 साल में इतने ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं कि वो अभी भी जूते ही बना रहे हैं। उन्हें वापस इंग्लैंड लाया जाता है। इस बीच पेरिस के सेंट एंटोनियो डिस्ट्रिक्ट में वाइन शॉप सीन आता है, जहां पर डिफार्ज और उनकी पत्नी मैडम डिफार्ज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ रास्ते पर एक वाइन का कास्क टूट जाता है और लोग पागलों की तरह उस गिरती हुई वाइन को पीने लगते हैं, उसे चाट चाट के पीने लगते हैं। एक इंसान वाइन में उंगली डालकर दीवार पर ब्लड लिख देता है। ये ब्लड वाइन इमेजरी आने वाले ब्लडी रिवोल्यूशन और लोगों की भूख दोनों का सिंबल है। अगली बुक का टाइटल है द गोल्डन थ्रेड, जो लूसी मैनेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वही वो सुनहरा धागा है जो डॉक्टर मैनेट की पास्ट की अच्छी यादों और प्रेजेंट की हैप्पीनेस को आपस में जोड़ती है। 5 साल गुजर चुके हैं। लंदन में एक फ्रेंच इमिग्रेंट चार्ल्स डार्ने पर टियरसन यानी देशद्रोह का ट्रायल चल रहा है। उसे बचाने में एक डिफेंस असिस्टेंट सिडनी कार्टन का बड़ा हाथ होता है, जो कि दिखने में बिल्कुल डार्ने जैसा लगता है। डार्ने और कार्टन दोनों लूसी से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लूसी डार्ने को चूज करती है और उससे शादी कर लेती है। सिडनी कार्टन दिल टूटने के बावजूद लूसी से वादा करता है कि वो उसके और उसके अपनों के लिए कभी भी अपनी जान दे देगा।
दूसरी तरफ फ्रांस में डार्ने के क्रूअल अंकल मार्किस दी एवरमॉन्ट अपनी गाड़ी से एक गरीब बच्चे को कुचल देते हैं और एक सिक्का फेंक कर आगे निकल जाते हैं। उसी रात उस बच्चे के पिता गैस्पर्ड मार्की का मर्डर कर देता है। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इन सब के बीच मैडम डिफार्ज कंटिन्यूअसली अपनी निटिंग, अपनी बुनाई में लगी रहती है। ये निटिंग कोई आम बुनाई नहीं है, ये उन सभी एरिस्टोक्रेट्स के क्राइम का एक नेटेड रजिस्टर है जिन्हें रेवोल्यूशन आने पर उसको खत्म करना है। कहानी अब बुक 3 के अंदर पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के क्योस में शिफ्ट हो जाती है। डार्ने अपने एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए पेरिस आता है और वहां पर वो अरेस्ट हो जाता है क्योंकि नई गवर्नमेंट किसी भी एरिस्टोक्रेट को जीने नहीं दे रही। डॉक्टर मैनेट और लूसी उसकी तलाश में वहां आते हैं। डॉक्टर मैनेट बस्तील के पुराने प्रिजनर होने की वजह से रिवॉल्यूशनरीज के बीच एक हीरो माने जाते हैं और वो डार्ने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन डार्ने को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार जो सबूत उसके खिलाफ पेश होता है वो किसी और का नहीं बल्कि खुद डॉक्टर मैनेट का लिखा हुआ एक सीक्रेट अकाउंट होता है। जो डिफार्ज जिसकी वाइन शॉप थी उनको बस्तील में उसके सेल में मिला था। मतलब बस्तील में डॉक्टर मैनेट 18 साल के लिए जेल में थे ना, तो वो एक अकाउंट बना रहे थे। उस अकाउंट को डिफार्ज चुरा लेता है रेवोल्यूशन के टाइम पर और उसको पेश कर कर वो डार्ने को अरेस्ट कराता है। इसमें लिखा था कि डार्ने के फादर और अंकल ने मिलकर एक पीजेंट लड़की का रेप किया था और उसके भाई को मार डाला था और वो लड़की और कोई नहीं, मैडम डिफार्ज की बहन थी। इसलिए मैडम डिफार्ज का बदले लेने का इरादा इतना स्ट्रांग है और वो पूरी एवरमॉन्ट फैमिली को मिटा देना चाहती है। डार्ने को ग्लूटेन की सजा मिलती है, मतलब चौराहे पे ऐसे सर काटने की सजा मिलती है, लेकिन एंड में सिडनी कार्टन अपना वादा निभाता है। वो प्रिजन में घुसकर डार्ने को बेहोश करता है, उसके कपड़े पहनता है और उसकी जगह ग्लूटॉन पर खड़ा होकर सेक्रीफाइस हो जाता है। कार्टन एक शांत और नोबल तरीके से मरता है, ये सोचते हुए, इट इज अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन। इट इज अ फार फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू देन आई हैव एवर नोन। तो इस लाइन पर ये हमारी नॉवल खत्म हो जाती है। एग्जामिनर की नजर से इस नॉवल के कुछ डीपर थीम्स को समझना बहुत जरूरी है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड डिकेंस। डिकेंस का अप्रोच यहाँ डबल साइडेड है। वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि फ्रांस के गरीबों की हालत अनबेरेबल थी और एरिस्टोक्रेट्स ने उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया। लेकिन वो रेवोल्यूशन के नाम पर होने वाले मास मर्डर, एनार्की और ब्लड लेटिंग से सख्त नफरत करते थे। उन्होंने रेवोल्यूशन को एक नाइटमेयर और एक ऐसी बीमारी की तरह दिखाया जो गिल्टी और इनोसेंट दोनों को खा जाती है। द टू वर्ल्ड्स। ये नॉवल दो वर्ल्ड्स के बीच एक कंट्रास्ट है। इंग्लैंड को स्टेबिलिटी, होम और पीस का सिंबल दिखाया गया है, जबकि फ्रांस को वॉयलेंस, एनार्की और स्ट्रीट मॉब का। वुमेन इन द नॉवल। डिकेंस ने तो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स बनाए हैं। लूसी मैनेट एक टिपिकल विक्टोरियन हीरोइन है, द एंजल इन द हाउस, जो घर को जोड़ कर रखती है। लेकिन उसके अपोजिट है मैडम डिफार्ज, जो कि एक डार्क और रिवेंजफुल औरत है जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है। वो डोमेस्टिक बाउंड्रीज को तोड़ती है और एक नेचुरल लीडर बनती है, जो उस टाइम के सोसाइटी के हिसाब से एक बहुत ही अननेचुरल चीज मानी जाती थी। बरियल एंड रिसरेक्शन। ये बुक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है। डॉक्टर मैनेट 18 साल बाद जेल से वापस आते हैं, रिकॉल्ड टू लाइफ होते हैं। डार्ने अपने टीयरसन ट्रायल से बचता है, तो उसके लिए वो रिसरेक्शन है। और एंड में सिडनी कार्टन अपनी जान देकर डार्ने की फैमिली के फ्यूचर को रिसरेक्ट करता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत ही डिटेल्ड और आसान भाषा में इग्नू बीईजीसी 1110 के ब्लॉक 1 का पूरा ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है आपको ये नॉवल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हमारे ब्लॉक 2 पर। पिछले ब्लॉक में हमने चार्ल्स डिकन की अ टेल ऑफ टू सिटीज को अभी हमने कवर कर लिया। अब हम ब्लॉक 2 पर फोकस करेंगे थॉमस हार्डी के फेमस नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज के ऊपर। आप लोग अपने नोट्स तैयार रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके आंसर्स आउटस्टैंडिंग बन जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। थॉमस हार्डी का जन्म 1840 में डॉर्सेट इंग्लैंड में हुआ था। हार्डी अपने नॉवेल्स एक इमेजिनरी फिक्शनल वर्ल्ड में सेट करते थे, जिसे उन्होंने वेसेक्स का नाम दिया। ये नाम उन्होंने पुराने एंग्लो सैक्सन किंगडम से बोरो किया था। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। विक्टोरियन एज के आखिरी दौर में आते आते शुरुआती ऑप्टिमिज्म और प्रोग्रेस की जगह डाउट्स, स्केप्टिसिज्म और पेसिमिज्म ने ले ली थी। हार्डी के वर्क्स में यही पेसिमिज्म और फेटलिज्म बहुत डीपली दिखाई गई है। हार्डी को उनके आखिरी नॉवेल्स टेस्ट ऑफ द यूबर विलिस, ज्यूड द ऑब्सक्योर के लिए विक्टोरियन पब्लिक से इतना बैकलैश मिला था कि उन्होंने नॉवेल्स लिखना ही छोड़ दिया और वापस वो पोएट्री की तरफ मुड़ गए।
द मेयर ऑफ कैस्टरविच द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर 1886 में सीरियल की फॉर्म में पब्लिश हुआ था। मतलब जैसे सीरियल आता है ना, एक वेब सीरीज आती है वैसे। ये नॉवल हार्डी के बाकी नॉवल से अलग है क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स की जगह पूरा फोकस सिर्फ एक सेंट्रल कैरेक्टर पर होता है जिसका नाम है माइकल हिंचर्ड। इसमें कोई डोमिनेंट लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के राइज और उसके ट्रैजिक फॉल की कहानी है। कहानी का फ्लो इतना ज्यादा ग्रिपिंग है कि अगर आप इसके इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे तो एग्जाम में प्लॉट समरी लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नॉवल की शुरुआत वेडन प्रियोर्स नाम के गांव के एक मेले से होती है। एक स्ट्रगलिंग हे ट्रस्टर्स यानी घास काटने वाला माइकल हेंचर्ड अपनी पत्नी सुजैन और छोटी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ वहां पर आता है। वहां एक फ्रिमिटी टेंट में वो फ्रिमिटी के साथ रम पीकर नशे में धुत हो जाता है। नशे की हालत में वो अपनी वाइफ और बच्ची को एक सेलर जिसका नाम न्यूसन है, उनको सिर्फ 5 गनीज में बेच देता है, सेल कर देता है। अगले दिन होश आने पर उसको बहुत पछतावा होता है। वो एक चर्च में जाकर 21 साल तक शराब ना पीने की कसम खाता है, एक ओथ लेता है। 18 साल बाद कहानी कैस्टर ब्रिज में शिफ्ट होती है। न्यूसन को समुद्र में डूबा हुआ मानकर सुजैन और एलिजाबेथ जेन वापस आती हैं और देखती हैं कि हेंचर्ड अब कैस्टर ब्रिज का एक अमीर और पावरफुल मेयर बन चुका है। उसी वक्त एक यंग और इंटेलिजेंट स्कॉट्समैन डोनाल्ड फारफ्रे टाउन में आता है और हेंचर्ड उसे अपना मैनेजर बना लेता है। हेंचर्ड अपनी पास्ट की गलती सुधारने के लिए सुजैन से दोबारा शादी कर लेता है, लेकिन फारफ्रे अपने मॉडर्न बिजनेस मेथड की वजह से टाउन में बहुत ही पॉपुलर होने लगता है और हेंचर्ड की पॉपुलैरिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से हेंचर्ड उससे जेलस हो जाता है और उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। अब बेसिकली सुजैन से उसने शादी तो कर ली थी, पर वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो सुजैन की डेथ के बाद हेंचर्ड को एक लेटर से पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी नहीं बल्कि न्यूसन की ही बेटी है। हेंचर्ड की अपनी बच्ची पहले ही मर चुकी है। ये सच जानकर वो एलिजाबेथ जेन के साथ बहुत ही कोल्ड और हार्श बिहेव करने लगता है। इस बीच हेंचर्ड की पुरानी इंटीमेट फ्रेंड लिसेटा टेम्पलमैन जर्सी से कैस्टर ब्रिज आती है, लेकिन वो हेंचर्ड की जगह फारफ्रे से प्यार करने लगती है और उससे सीक्रेटली शादी भी कर लेती है। हेंचर्ड का डाउनफॉल तब पीक पर आता है जब वो एक वेदर प्रॉफिट की एडवाइस पर कॉर्न यानी कि अनाज खरीदता है और मौसम खराब होने की वजह से वो बैंकरप्ट हो जाता है। तभी 20 साल पहले वाली फ्रिमिटी सेलर औरत कैस्टर ब्रिज आती है और पूरे टाउन के सामने हेंचर्ड की वाइफ सेल का राज खोल देती है। हेंचर्ड अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि मेयर की पोस्ट अब फारफ्रे के पास जा चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि स्किमिंगटन राइड का नॉवल में क्या रोल है। दरअसल हेंचर्ड का एक डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉय जॉब लुसेटा के पुराने लव लेटर्स पढ़ लेता है। टाउन के लोअर क्लास लोग मिक्सन लेन में एक स्किमिंगटन राइड ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें लुसेटा और हेंचर्ड के एफिजीज यानी पुतले को गधे के ऊपर बिठाकर उन्हें घुमाकर जलील किया जाता है। ये देखकर प्रेग्नेंट लुसेटा को अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। आखिर में न्यूसन वापस आता है। हेंचर्ड झूठ बोलता है कि एलिजाबेथ जेन मर चुकी है, लेकिन सच सामने आने पर एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड से नफरत करने लगती है। अकेला और टूटा हुआ हेंचर्ड टाउन छोड़ देता है और एक गरीब झोपड़ी में मर जाता है, जहां सिर्फ एबल विटल उसकी देखभाल करता है। उसकी वसीयत की आखिरी लाइंस उसके ट्रेजेडी को बयां करती है, दैट नो मैन रिमेंबर मी, मतलब मुझको कोई भी आदमी याद ना रखे। अब इसके कुछ मेजर थीम्स को देखते हैं। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से है। कैरेक्टर इज फेट और ग्रीक ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट। अब इसके कुछ ग्रीक ट्रेजेडी एलिमेंट्स को देखिए। हेंचर्ड बिल्कुल एक ग्रीक ट्रैजिक हीरो की तरह है। उसके राइज और फॉल उसके अपने फ्लॉ हमर्शिया की वजह से होते हैं। उसका एक्सट्रीम एग्रेसिवनेस, इम्पल्सिवनेस और प्राइड यानी कि ह्यूब्रिस ही उसकी बर्बादी का कारण बनते हैं। नॉवल में कैस्टर ब्रिज के लोअर क्लास लोग रस्टिक्स को एक कोरस का काम करते हैं जो इवेंट्स पर कमेंट करते हैं और कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं नॉवल के अंदर। कैरेक्टर इज फिट। नॉवेलिस्ट का ये एफोरिज्म इस नॉवल पर परफेक्टली फिट बैठता है। हेंचर्ड सिर्फ किस्मत या फिर चांस का शिकार नहीं है। उसकी बर्बादी की वजह उसका अपना अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है। वाइफ को बेचना, फारफ्रे को डिसमिस करना, ये सब उसके अपने डिसीजन थे। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, इसमें हमको ये याद रखना है कि हेंचर्ड पुराने एग्रीकल्चर मेथड्स और फेडरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फारफ्रे नए मॉडर्न और मैकेनिकल एग्रीकल्चर सिस्टम को। फारफ्रे का सक्सेस और हेंचर्ड का फेलियर दरअसल इंग्लैंड में हो रहे एग्रीकल्चर ट्रांजिशन का भी सिंबल हो सकता है। कैरेक्टराइजेशन देख लेते हैं। माइकल हेंचर्ड एक पैशनेट, इम्पल्सिव और डोमिनेटिंग इंसान है जो गुस्से में गलतियां करता है, लेकिन उसमें एक डीप टेंडरनेस और गिल्ट भी है। वो मैन ऑफ कैरेक्टर है,
क्योंकि वो अपनी किस्मत खुद लिखता है और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। डोनाल्ड फारफ्रे ये प्रैक्टिकल है, फ्लेक्सिबल है और मॉडर्न इंसान है। वो सिचुएशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, इसलिए वो सर्वाइव करता है और प्रॉस्पर भी होता है। एलिजाबेथ जेन ये एक स्टोइक, ऑब्जर्वेंट और अनएम्यूजिंग लड़की है। वो नॉवल में एक मॉरल कंपास की तरह है, जो पेन और हैप्पीनेस दोनों को इक्विनिमिटी यानी शांति के साथ एक्सेप्ट करती है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉग 2, जिसमें कि हमने डिस्कस किया द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को। अब हम इग्नू के बीईजीसी 1110 के ब्लॉक 3 विक्टोरियन पोएट्री 1 को कवर करेंगे। ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें नॉवेल्स नहीं बल्कि विक्टोरियन एज के दो सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स को हम पढ़ेंगे। एक है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और दूसरे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मैं हर एक पोयम की कहानी और उसके डीप मीनिंग्स को आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको हर एक पोयम को लाइन बाय लाइन समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक से उनको भी देख सकते हैं। पोयम्स को समझने से पहले हमें उस वक्त के माहौल को समझना होगा। विक्टोरियन एज इंग्लैंड के लिए एक पीस, प्रॉस्पेरिटी और इंपीरियल एक्सपेंशन का टाइम था। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आने के बाद लोगों का रिलीजन और गॉड से विश्वास डगमगाने लगा था। स्पिरिचुअल क्राइसिस का असर इस टाइम की पोएट्री में साफ तौर पर दिखता है। रोमांटिक पोएट्री जैसे कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री थी, जहां नेचर और पर्सनल फीलिंग्स पर फोकस करा जाता था। वहीं विक्टोरियन पोएट्री ह्यूमन नेचर, सोशल इश्यूज और डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस पर फोकस करती है। हमारे पहले पोएट है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बने थे। इनकी कविताओं में एक कमाल का म्यूजिकल मैजिक और हिस्टोरिकल टच होता है। हमें उनकी 5 पोएम्स पढ़नी है। सबसे पहली पोएम है इनकी द लोटस ईटर्स। ये पोएम एक ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है। ग्रीक हीरो यूलिसेस और उसके सेलर्स यानी मरीनर्स एक लंबा युद्ध लड़ने के बाद एक ऐसे जादुई आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां लोटस यानी कि कमल का फूल खिलता है। ये फूल खाने के बाद उन्हें एक अजीब सा नशा, एक अलास, एक लैंगवर घेर लेता है। सेलर्स आपस में डिबेट करते हैं कि जब इंसान की जिंदगी का आखिरी सच मौत यानी डेथ ही होता है, तो इतनी मेहनत और टॉयल करना ही क्यों है। वो एंड में डिसाइड करते हैं कि वो वापस घर नहीं जाएंगे और इसी आइलैंड पर आराम से रहेंगे और सो जाएंगे। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये पूरा पोयम ह्यूमन लाइफ की फ्यूटिलिटी यानी व्यर्थता को दिखाता है, और इसकी वर्बल म्यूजिक, एलिट्रेशन और एजोनेंस इसके अलास भरे मूड को और भी ज्यादा एलिवेट कर देती है। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में है यूलिसिस। ये पोयम ठीक पिछली पोयम का अपोजिट है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। यहाँ यूलिसिस अब अपनी पूरी जर्नी खत्म करने के बाद इथाका वापस आ चुका है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है और अपनी एज्ड वाइफ पेनेलोप और अनएजुकेटेड प्रजा सैवेज रेस के बीच बोर हो रहा है। यूलिसिस एक आराम की जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो अपना राजपाट अपने बेटे टेलेमेचस को सौंप देता है और अपने बचे हुए सालों में वापस समुंदर में निकलना चाहता है, ताकि वो नई नॉलेज को ढूंढ सके, नई नॉलेज को गैदर कर सके। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इस पोयम का आखिरी लाइन पूरी विक्टोरियन स्पिरिट का सिंबल है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यानी कोशिश करना, ढूंढना, पाना और कभी ना हार मानना। ऐसे ही लोग थे विक्टोरियन टाइम पर। अगली पोयम इनकी हमारे सिलेबस में है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये एक बहुत ही छोटा और पर्सनल लिरिक है, जो टेनिसन ने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्थर हेनरी हैलम की कम उम्र में हुई डेथ में लिखा था। पोएट समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को स्टोन से टकराते हुए देख रहा है और वो कहता है, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। पोएट देखता है कि मछुआरे के बच्चे खेल रहे हैं, सेलर्स गाना गा रहे हैं और समंदर की लहरें लगातार चल रही हैं, लेकिन उसका दोस्त हमेशा के लिए जा चुका है। ये पोयम नेचर की कंटिन्यूटी और इंसान की छोटी सी जिंदगी, मॉर्टेलिटी के बीच का एक सैड कंट्रास्ट दिखाती है। बेसिकली इस पोयम का कंटेंट ये है कि जैसे आपका कोई अपना मर जाता है, तो आपके लिए पूरी दुनिया रुक जाती है, बट एक्चुअल में पूरी दुनिया वैसे ही चलती रहती है। बस आपके आसपास एक ऐसी मेनेटमी क्रिएट हो जाती है, एक मेलनकोलिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि आपको तो लगता है पूरी दुनिया रुक चुकी है, पर ट्रेजेडी ये है कि पूरी दुनिया वैसे के वैसे ही चल रही है। तो ये पोयम इस फीलिंग को अच्छे से कैप्चर करती है। अगली पोयम है द स्प्लेंडर्स फॉल। ये एक छोटा सा गाना है, एक सॉन्ग है, जो उनकी लंबी पोयम द प्रिंसेस से लिया गया है। इसमें पोएट एक पुराने किले, कैसल पर ढलते हुए धूप, सनसेट का सीन डिस्क्राइब करता है। तभी उस सुनसान जगह पर एक ब्यूगल और एल्फलैंड यानी परियों के देश से हॉर्न्स की आवाज आती है, जो घाटियों में गूंजती है, इको करती है।
पोएट अपनी बिलव्ड से कहता है कि फिजिकल साउंड की इकोस आहिस्ता आहिस्ता मर जाती हैं, डाई हो जाती हैं, लेकिन उनके प्यार की इकोस सोल टू सोल ट्रांसफर होती हैं और हमेशा के लिए इमॉर्टल, फॉरएवर, हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में द लेडी ऑफ शैलेट। ये एक लंबी सी नरेटिव पोयम है जो किंग आर्थर और कैमलेट के लेजेंड पर बेस्ड है। शैलेट नाम के एक आइलैंड पर एक मिस्टीरियस औरत एक किले में कैद होती है इस पोयम के अंदर। उस पर एक कर्स है कि अगर उसने बाहर की दुनिया को डायरेक्ट खिड़की से देखा तो वो तबाह हो जाएगी। इसलिए वो एक मिरर, एक शीशे के थ्रू दुनिया को देखती है और उसे मैजिक वेब यानी एक जाले में बुनती रहती है। लेकिन एक दिन वहां से एक हैंडसम सर लैंसलॉट गुजरता है। उसके रूप को देखकर लेडी इतनी ज्यादा अट्रैक्ट होती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती और खिड़की से बाहर देख लेती है। तुरंत शीशा चटक जाता है, टूट जाता है और उसको श्राप लग जाता है। वो एक बोट में बैठ जाती है और कैमलेट की तरफ जाती है और रास्ते में गाते गाते उसकी मौत हो जाती है और कर्ज उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है। ऐसा इस पोयम में दिखाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये पोयम का थीम क्या है। ये पोयम एक आर्टिस्ट के आइसोलेशन को दिखाती है या फिर एक विक्टोरियन समाज में एक वुमेन की दबी हुई हालत को दिखाती है। आप इसको ऐसे देखिए कि एक आर्टिस्ट के पास एक डिलेमा होता है कि या तो वो सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व हो और जैसे ही वो सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होगा उसकी आर्ट, उसकी पोयम लिखने की क्षमता चली जाएगी। और ऐसे ही विक्टोरियन समाज की वुमेन्स भी थी जो घर के अंदर दबे हुए रहती थी और जैसे ही वो सोसाइटी के पास जाएंगी तो वो फॉलन हो जाएंगी। उनको एंजल इन द हाउस बनना होता था। तो ये इस पोयम के अंदर दो इंटरप्रिटेशंस है जो कि आपको अपने एग्जाम्स में जरूर से लिखने चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे जायंट पोएट की तरफ, रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरफ। ब्राउनिंग की पोयम्स टेनिसन से थोड़ी अलग और डिफिकल्ट मानी जाती है क्योंकि इनमें एलिप्सिस यानी छूटी हुई बातें और सडन जंप्स होते हैं। इनको हम एक डिफिकल्ट पोएट भी कहते हैं। ब्राउनिंग एक डीप थिंकर थे और उन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी का पोस्टमार्टम करने में बड़ा मजा आता था। इनकी 4 पोयम्स हमारे सिलेबस में है। सबसे पहली है प्रोस्पिके। प्रोस्पिके एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, आगे देखना। जबकि आम इंसान मौत से डरता है, ब्राउनिंग इस पोयम में कहते हैं फियर डेथ। क्या मौत से मैं डरूंगा? बिल्कुल नहीं। वो मौत को एक पहाड़ की ऊंचाई, एक समिट और उसमें आने वाले स्टॉर्म से कंपेयर करते हैं। एक फाइटर की तरह वो मौत को आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई समझते हैं। उन्हें पता है कि इस काले और दर्दनाक पल, ब्लैक मिनट के बाद रोशनी आएगी और मौत के उस पार वो अपने प्यार करने वाले यानी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग उनकी बिलव से दोबारा मिल पाएंगे। जैसे उनकी डेथ हो जाएगी तो स्वर्ग में वो दोनों आपस में दोबारा मिलेंगे। ये पोयम उनकी सॉलिड ऑप्टिमिज्म को दिखाती है। अगली इनकी पोयम है मीटिंग एट नाइट और उसके बाद एक पार्टिंग एट मॉर्निंग। दोनों छोटी छोटी पोयम है और दोनों सीक्वल में पढ़ी जाती है। ये दोनों शॉर्ट लिरिक हैं और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। मीटिंग एट नाइट में एक लवर की रात के अंधेरे में उत्सुकता, ईगरनेस और जर्नी को दिखाया गया है। वो समुंदर पार करके, बीच और फील्ड्स को क्रॉस करके एक फार्म पर पहुंचता है। वो खिड़की पर टैप करता है और अंदर से मैस्टिक जलने की आवाज आती है और दोनों लवर्स आपस में मिल जाते हैं और उनके दिल धड़कने लगते हैं और उनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज हो जाती है उनके आपस में बोलने की आवाज से भी। ये पोयम अपने सेंसरी इमेजेस के लिए जानी जाती है और इन सेंसरी इमेजेस को आप डीपली मेरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जरूर से देख सकते हैं। अगली ये पोयम है पार्टिंग एट मॉर्निंग जो इसी का एक टाइप का सीक्वल है और इसको कंक्लूड देती है। पार्टिंग एट मॉर्निंग में ठीक अगली सुबह को दर्शाया गया है। मतलब रात में वो दोनों मिल लिए, अब अगली सुबह क्या होता है? सूरज पहाड़ के ऊपर से आ गया है और लवर कहता है कि अब उसे आगे पाथ ऑफ गोल्ड, पैसे और काम की दुनिया पर बढ़ना होगा यानी वहां पर जाना होगा। और वर्ल्ड ऑफ मेन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की दुनिया उसे वापस से बुला रही है। पैशन रात का था, दिन में रियल दुनिया का सामना करना पड़ता है। इसमें ये दिखाया गया है। 4 लाइन की बहुत ही बढ़िया कंक्लूजिंग पोयम है। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में माई लास्ट टचेस। ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म को परफेक्ट किया था और ये इसके अनडिस्प्यूटेड किंग थे। और ये पोयम उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है जिसमें एक ही इंसान पूरी पोयम में बोल रहा होता है और सामने वाला लिसनर चुप रहता है। बोलते बोलते स्पीकर अपने खुद के नेचर और बातों के राज यानी मोटिव्स खोल देता है। इस पोयम का स्पीकर है ड्यूक ऑफ फरेरा जो 16th सेंचुरी इटली का एक बड़ा अमीर और अहंकारी एरोगेंट रूलर था। वो एक काउंट के भेजे हुए एनवॉय मैसेंजर से बात कर रहे हैं क्योंकि ड्यूक उस काउंट की बेटी से अपनी नई शादी करना चाहता है, सेकंड मैरिज करना चाहता है।
बात करते हुए ड्यूक उस दीवार पर लगी अपनी पहली पत्नी माई लास्ट डचेस, तो ड्यूक की वाइफ हो गई डचेस, उसकी पेंटिंग दिखाता है जो फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई थी। ड्यूक की शिकायत ये है कि उसकी जो डचेस थी, उसकी पहली वाइफ थी, हर छोटी चीज से खुश हो जाती थी। टू सून मेड ग्लैड ऐसे करके उसको डिस्क्राइब किया गया है। चाहे कोई उसे चेरी का गुच्छा दे या सूरज ढल रहा हो, वो सब पर मुस्कुराती थी और उनको थैंक यू कहती थी, और उसकी मुस्कुराहट एक ही टाइप की होती थी। ड्यूक को इस बात से सख्त नफरत थी कि उसकी पत्नी उसके दिए हुए 900-ईयर-ओल्ड नेम और दूसरों के दिए हुए छोटे से गिफ्ट्स को बराबर और इक्वल मानती थी। ड्यूक इतना अहंकारी है कि उसने अपनी पत्नी को समझाना, स्टूप करना अपनी शान के खिलाफ समझा। इसकी जगह उसने सीधे मौत का फरमान सुना दिया। उसकी लाइन को सुनिए, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। इस लाइन से ही आपको क्लियर हो जाता है कि उसने कैसे मौत का फरमान सुनाया होगा। इसमें हमको ये याद रखना है कि आखिरी में ड्यूक एक नेपट्यून, समुंदर के देवता की मूर्ति की तरफ इशारा करता है, जो एक सी हॉर्स को टेम, एक काबू कर रहे हैं। ये इस बात का सिंबल है कि ड्यूक भी औरतों को और दहेज लेने वाले एनवॉइस को इसी तरीके से टेम करके और दबा कर रखना चाहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लॉग 3, जिसमें हमने टेनिसन और ब्राउनिंग की ब्रिलियंट पोएम्स का पूरा पोस्टमार्टम किया। अब चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे ब्लॉग 4 पर, जो कि है विक्टोरियन पोएट्री द सेकंड। पिछले ब्लॉग्स में हमने नॉवेल्स और टेनिसन के साथ साथ ब्राउनिंग को कवर किया। अब इस फाइनल ब्लॉक में हम थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम 3 ऐसे कमाल के पोएट्स को पढ़ेंगे जिनकी पोएम्स विक्टोरियन सोसाइटी की छुपी हुई सच्चाई को बाहर लेकर आती हैं। आप लोग अपने नोट्स निकाल लीजिए, क्योंकि एक ग्रैंड फिनाले है और मैं इस ब्लॉक के हर एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बिल्कुल सेट करने वाला हूँ। हमारे पहले पोएट है मैथ्यू आर्नोल्ड। आर्नोल्ड सिर्फ एक पोएट नहीं थे, बल्कि एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ऑफ पोएट्री भी थे। वो अपने टाइम के सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटते थे। एक है बारबेरियंस यानी एरिस्टोक्रेसी, दूसरे हैं फिलिस्तीनीज यानी मिडिल क्लास, और पॉपुलिस यानी लोअर क्लास। इनकी पोएम्स हमेशा एक लॉस, कुछ खोने और मेलनकली यानी उदासी का एहसास देती। हमें इनकी 4 पोएम्स पढ़नी है। सबसे पहली पोएम है शेक्सपियर। ये एक सोनेट है जो महान प्ले राइट और पोएट शेक्सपियर को ट्रिब्यूट की गई है, श्रद्धांजलि के रूप में दी गई है। आर्नोल्ड कहते हैं, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, यानी बाकी लेखक तो हमारे सवालों के घेरे में आ जाते हैं, लेकिन शेक्सपियर हमारी समझ से बिल्कुल आजाद है। इसमें हमको ये याद रखना है कि आर्नोल्ड ने शेक्सपियर को एक सबसे ऊंचे पहाड़, लॉफ्टीएस्ट हिल से कंपेयर किया। एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसका बेस समुंदर में है और पीक यानी कि उसकी चोटी सितारों में छुपी हुई है, जिसे एक आम इंसान तो अपनी नजरों से देख ही नहीं सकता। उसको उस पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा दिखता है और वो भी बादलों से घिरा रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर आर्नोल्ड ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, तुम तुच्छ इंसानों की नजर में शेक्सपियर के वर्क को समझना बिल्कुल असंभव बात है, तो तुम बस उसे पढ़ो और मजे लो। अगली पोयम इनकी हमारे सिलेबस में है, टू मार्गरेट। ये एक लिरिक है जो आइसोलेशन के थीम पर बेस्ड है। आर्नोल्ड मार्गरेट नाम की लड़की से स्विट्जरलैंड में मिले थे। इस पोयम में वो कहते हैं, इन द सी ऑफ लाइफ एंजाइटी, यानी हम सब इंसान इस जिंदगी के समुंदर में अलग अलग आइलैंड्स की तरह है। ये भी एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। जब बसंत यानी स्प्रिंग आती है और नाइटिंगेल्स यानी बुलबुल गाना गाती है, तो इन आइलैंड्स के बीच एक होने की चाह, एक लॉन्गिंग उठती है। लेकिन आखिर में आर्नोल्ड पूछते हैं कि हम इस तरह अलग क्यों हैं, हमें इस तरह अलग किसने किया? और जवाब वो खुद ही देते हैं कि भगवान ने ये किया। अनप्लम्ड सॉल्ट एस्ट्रेंजिंग सी, हमारे बीच एक एक्सट्रेंजिंग सी डाल दिया। बेसिकली इस पोयम का एक्सटेंडेड मेटाफर समझने की कोशिश कीजिए। आर्नोल्ड कहते हैं कि ये दुनिया एक समंदर है और हम दो इंसान दो अलग अलग आइलैंड्स की तरह हैं, जिसके बीच में काफी सारे गल्फ्स हैं, काफी सारा पानी है, और ये आइलैंड्स आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं। और ऐसा किसने किया? उनके हिसाब से ऐसा भगवान ने किया। ठीक है, तो ये आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर 10,000 आपके फॉलोअर है, 5,000 आपके फॉलोअर है, ठीक है, बट लेकिन रियल लाइफ कनेक्शंस आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, जो कि हमको अभी भी विलेज लाइफ में देखने को मिलते हैं। बट सिटी लाइफ में आप लोग वो चीज मिस कर देते हैं। तो इसी चीज को, इसी लोनलीनेस को, इसी सिटी लाइफ लोनलीनेस को, या फिर मैं कहूँ, इस पोयम के अंदर बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में डोवर बीच। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ये आर्नोल्ड की सबसे फेमस पोयम है। इस पोयम में आर्नोल्ड अपनी पत्नी लूसी के साथ अपने हनीमून पर डोवर बीच में है।
वो खिड़की से शांत समुंदर और फ्रांस के तट पर जलती बुझती लाइट यानी लाइट हाउस को देखते हैं, लेकिन लहरों के कंकड़ों से टकराने की ग्रेटिंग रोर उनके अंदर एक अटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, हमेशा रहने वाली उदासी पैदा कर देती है। वो याद करते हैं कि सदियों पहले ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लेस ने भी इजीन सी पर ऐसी आवाज सुनकर इंसानी दुख, ह्यूमन मिजरी के बारे में सोचा था। आर्नोल्ड कहते हैं कि एक वक्त पर सी ऑफ फेथ यानी धर्म पर विश्वास पूरी दुनिया में भरा हुआ था, लेकिन अब वो पीछे हट रहा है, रिट्रीटिंग हो रहा है। पोयम का एंड बहुत ही पावरफुल है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में अब ना कोई खुश है, ना शांति है और ना ही दर्द से बचने का कोई रास्ता है। हम अंधेरे मैदान, डार्कलिंग प्लेन में हैं, जहां अनजान फौजें, इग्नोरेंट आर्मीज रात में आपस में लड़ रही हैं। इसलिए सिर्फ सच्चा प्यार ही हमें इससे बचा सकता है। तो ये आर्नोल्ड का मानना है। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में द स्कॉलर जिप्सी। ये पोयम जोसेफ ग्लेनविल की बुक द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग की एक कहानी पर आधारित है। एक गरीब ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़कर जिप्सीज यानी बंजारों की आजाद जिंदगी पे अपनाना चाहता है, ताकि वो उनके सुपर नेचुरल सीक्रेट्स को सीख सके। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। आर्नोल्ड इस पोयम के जरिए विक्टोरियन एज की भाग दौड़ और बेचैनी पर कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि स्कॉलर जिप्सी इसलिए अमर हो गया है कि उसका एक ही एम है, वो स्पार्क फ्रॉम हेवन का इंतजार कर रहा है, जबकि मॉडर्न इंसान सिख हरी और डिवाइडेड एम्स यानी बटी हुई मंजिलों का शिकार है। आर्नोल्ड उस स्कॉलर को कहते हैं कि तुम हमसे भाई दूर ही रहो, वरना हमारी ये जो बीमारी है, ये जो इन्फेक्शन है, ये तुम्हें भी लग जाएगी कि हमको हर तरफ भागना है। ठीक है, तो आर्नोल्ड इसमें उस स्कॉलर जिप्सी को एडवाइस देते हैं। हमें जिस अगले पोएटिस को पढ़ना है वो है क्रिस्टियाना रोसेटी, जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट का हिस्सा थी। इनकी जिंदगी बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल के बीच गुजरी और इनकी पोएम्स में विक्टोरियन एज में औरतों के दबाए गए जज्बातों का हमको जिक्र देखने को मिलता है। हमें इनकी गॉबलिन मार्केट पोएम पढ़नी है। ये इनकी सबसे फेमस और लंबी पोएम है। लगभग इसमें 570 लाइंस है। ऊपर से दिखने में ये एक बच्चों की फेरी टेल जैसी लगती है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही डीप और फेमिनिस्ट है। बेसिकली ये पोयम दो बहनों की कहानी है। एक है लॉरा और दूसरी है लिजी। अंधेरा होने पर अजीब और गरीब गॉबलिन्स, बड़े और डरावने आधे जानवर जैसे आदमी, जैसे क्रिश मूवी में होते हैं ना, क्रिश लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें होते हैं, वैसे आते हैं और अपने जादुई फ्रूट्स बेचते हैं। लिजी उन्हें इग्नोर कर देती है, लेकिन लॉरा उनके जाल में फंस जाती है। उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने सुनहरे बालों, गोल्डन हेयर का एक लॉक, एक लट काट कर उन्हें देती है और वो फ्रूट्स को खा लेती है। इसके बाद लॉरा बीमार पड़ने लगती है। उसके बाल सफेद होने लगते हैं और वो मौत की कगार पर पहुंच जाती है। जैसे कि विक्टोरियन एरा में एक फॉलन वुमेन समाज में तबाह हो जाती थी, बिल्कुल वैसे ही अपनी बहन को बचाने के लिए लिजी गॉबलिन्स के पास जाती है। गॉबलिन्स उसे जबरदस्ती फ्रूट खिलाने की कोशिश करते हैं, उस पर अटैक करते हैं और फ्रूट्स का जूस उसके पूरे फेस पर लग जाता है। लिजी अपना मुंह नहीं खोलती, वो उस जूस की एक भी बूंद को नहीं पीती। वो भागकर वापस आती है और लॉरा को कहती है कि मेरे चेहरे से जूसेस को लिक कर लो। ऐसा करने पर लॉरा की जान बच जाती है और उसकी यूथ वापस आ जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इस पोएम का डीप मीनिंग क्या है। इसमें गॉबलिन्स और डेंजरस मेल्स, लेस होमे फेटलिस को दर्शाते हैं, जो औरतों को सिड्यूस करके छोड़ देते थे। और ये पोयम बताती है कि एक वुमेन ही दूसरी वुमेन की सबसे बड़ी दोस्त और सेवियर होती है। सिस्टरहुड की जीत को ये सेलिब्रेट करती है। हमारे आखिरी पोएट है जीएम हॉपकिंस, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। इन्होंने अपनी पोएम्स को विक्टोरियन एज में तो लिखा था, लेकिन इनकी मौत के बाद 1918 में उनके दोस्त रॉबर्ट ब्रिजेस ने इनको पब्लिश किया था। ये एक जेसुइट प्रीस्ट थे और इनकी पोएम्स में भगवान की रचना का बड़ा गुणगान होता है। इन्होंने एक नई रिदम इन्वेंट की थी, जिसको हम स्प्रंग रिदम कहते हैं। पहले इनकी पोएम हमारे सिलेबस में पाइड ब्यूटी। ये एक कर्टल सोनेट है, छोटा सा सोनेट जो सिर्फ 11.5 लाइन्स का है। पोएम की शुरुआत होती है ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डैपल्ड थिंग्स। हॉपकिंस इसमें आम सिंपल सुंदरता की तारीफ नहीं करते, बल्कि उन चीजों की तारीफ करते हैं जो पाइड है यानी धब्बेदार है और मिक्स्ड कलर वाली है। जैसे दो रंगों वाला आसमान, धब्बेदार गाय यानी ब्रेंडेड काउ, ट्राउट मछली के ऊपर गुलाबी दाग, रोज मोल्स और फिंचिस के पंख यानी एक चिड़िया के पंख। वो हर अजीब और अनोखी काउंटर चीज के लिए गॉड को प्रेज करते हैं, क्योंकि गॉड खुद ना बदलने वाला पास्ट चेंज है, लेकिन उसने ये रंग बिरंगी दुनिया बनाई है। अगली पोयम इनकी हमारे सिलेबस में है द विंड ओवर। ये हॉपकिंस की सबसे बेस्ट पोएम्स में से एक है, जो उन्होंने टू क्राइस्ट आर लॉर्ड यानी जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट की है।
ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है। इसमें पोएट सुबह में आसमान में उड़ते एक फैल्कन, एक बाज को देखता है, जिसे वो मॉर्निंग्स मीनियन, किंगडम ऑफ डेलाइट्स डॉल्फिन यानी सुबह का चहीता और दिन का राजकुमार कहता है। बर्ड हवा में एक जगह रुक जाता है, होवर करता है और फिर तेजी से स्केटर की तरह नीचे स्वैप करता है। बर्ड की फ्लाइट उसकी ब्रूट ब्यूटी और वैलर को दिखाती है। लेकिन पोएट कहता है जब इंसान का अहंकार और प्राइड टूट जाता है, बकल करता है, तब जो फायर निकलती है, जैसे क्राइस्ट का सेक्रीफाइस, वो इस बर्ड की ब्यूटी से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा लवलियर और डेंजरस होती है। वो दो एग्जाम्पल्स देते हैं। एक हल, एक प्लो जब जमीन यानी सिलियन में घिसता है तो चमक उठता है, और बुझते हुए कोयले यानी एम्बर्स गिरकर टूटते हैं तो उनके अंदर से दमकती गोल्ड वर्मिलियन लाल सुनहरी आग निकलती है। और इसी के साथ हमारा बीईजीसी 1110 का ब्लॉक 4 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हमने चार्ल्स डिकन्स के हिस्टोरिकल ट्रॉमा से लेकर थॉमस हार्डी के कैस्टरब्रिज तक और टेनिसन से लेकर हॉपकिंस के नेचर तक ब्रिटिश लिटरेचर के सुनहरे दौर को बिल्कुल डेप्थ में कवर कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एग्जाम में लिखने के लिए सॉलिड पॉइंट्स, कैरेक्टर कोड्स और डीपर एनालिसिस रेडी होंगे। अगर फिर भी आप लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फुल वीडियो के लिंक से आप हर एक वीडियो को, या फिर जिस वीडियो में आप वीक फील कर रहे हैं, जिस टॉपिक में आप वीक फील कर रहे हैं, उसको जरूर से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।